अपील क्या है कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो भरपूर किरदार अदा करें, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं या किसी और पार्टी की हुकूमत है। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इस सैलाब ने तबाही मचाई है वहाँ पर 25,000 रुपया फी खानदान पहुँचाएंगे हर खानदान को इंशाअल्लाह। जो जमानत पर रिहा वज़ीर आज़म है उसको बैरूनी दौरों से फुर्सत नहीं थी, वो वज़ीर खारजा जो है सिंध के अंदर लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, वो उस वक्त जो है बैरूनी दौरों से उसको भी फुर्सत नहीं थी। सियासी जमातों को इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत ये है कि हम सब मिलकर इस आफत का एक कौम की हैसियत से उसका मुकाबला करें। वेलकम टू न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। मुल्क भर में क़यामत सुगरा का मंजर है। तूफानी बारिशों और सैलाबी पानी की तबाहकारियां जारी हैं। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, हर जगह तबाही के मनाजिर हैं। 3 करोड़ 30 लाख हमवतन इस कुदरती आफत का निशाना बने हुए हैं। लगभग 1,000 अफराद की हलाकत और अरबों रुपए का माली नुकसान हो चुका है। लेकिन ये सब अवाम के पाकिस्तान में हो रहा है। हुक्मरानों के पाकिस्तान में सब मामलात मामूल के मुताबिक ही चल रहे हैं। उसी तरह सियासत हो रही है, बल्कि सैलाब के नुकसानात पर सियासत ना करने का कहकर और ज्यादा इस वक्त जो है वो सियासत नजर आ रही है। हर सियासी लीडर जो कि खुद को कौम का मसीहा मानता है, मसीहाई का अपना अनोखा तरीका जो है वो अपनाए हुए है। रिलीफ के नाम पर वजीर आजम कहीं जाएं तो उनकी प्रोटोकॉल की तकलीफ सैलाब से दर बदर अफराद को मजीद मुश्किल में डाल देती है, क्योंकि इंतजामिया के बाबू लोगों ने चुन चुन कर लाचार लोग जमा करने हैं और वजीर आजम का फोटो सेशन करवाना है। बलूचिस्तान के लिए सुबह शाम निढाल होने वाले सरदारों को जो ज्यादातर जो टाइम है अपना वो इस्लामाबाद में वजारतों के मजे लूटने में गुजारते हैं, वो भी यहाँ ठंडे कमरों में बैठकर बलूचिस्तान की मसीहाई का जो है वो इस वक्त रोना रो रहे हैं। हमारे ऑपोजिशन लीडर जो कि पाकिस्तान भर की मसीहाई का दम भरते हैं, सैलाब ज़दगान के लिए मैराथन फ्रंट रेजर करने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अपने जलसों के स्केड्यूल को तब्दील करने को तैयार नहीं है। इस मुल्क की सियासी अशराफिया सैलाब ज़दगान के नाम पर सियासत ना करने की आड़ में जितनी सियासत कर रही है, वो कैसे लोगों के दुखों पर मरहम रख सकती है। सैलाब से परेशान आधे से ज्यादा पाकिस्तानियों के हाल के बाद बाकी पाकिस्तान को देखें तो इसी सियासी मारामारी में वो महंगाई के बोझ तले दब चुके हैं। मुल्क में हफ्तावाराना महंगाई की अगर बात की जाए तो इस वक्त वो 45% की रिकॉर्ड हद तक पहुंच चुकी है। वजीर खजाना अब भी कह रहे हैं कि टैक्स हदफ ना पूरा हुआ तो पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद GST लगाएंगे। शहर शहर लोग बिजली के बिल जलाकर एहतजाज कर रहे हैं। वजीर आजम ने अब इस सूरत हाल का नोटिस भी ले लिया है। वजीर खजाना पर अगर बात की जाए तो उनकी अपनी जमात तनकीद करके जो है वो बहुत ज्यादा जो है इस वक्त तनकीद कर रही है, और उनके कहने वाले जो हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि नून लीग की ये गुड कॉप और बैड कॉप स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। यानी हुकूमत की तरफ से एक तरफ महंगाई का अजाब ढाया जा रहा है और दूसरी तरफ आपसी तनकीद का ये सियासी ड्रामा रचाया जा रहा है। मुल्क के हालात परेशान कुन हद तक खराब नजर आ रहे हैं। सियासी, माशी और माशरती निज़ाम तालुबाला नजर आ रहा है। क्या अब भी सियासी अशराफिया के जागने और संजीदा होने का वक्त नहीं आया? ये वो सवाल है जो अपने मेहमानों के सामने हम रखेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। अली परवेज मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। और साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट अवैस तौहीद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, गुफ्तगू का आगाज करूंगी अली परवेज मलिक साहब से। अली साहब, अब बिल आखिर कल ये डिसाइड हो गया कि ये जो सैलाब की आफत है इसको एक नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर करना है। फाइनली सियासत से निकल के कल इसको नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर करने का कह दिया गया। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप जो है वो ये होना चाहिए था कि कोई स्ट्रैटेजी जो है वो नजर आनी चाहिए थी। मतलब कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम नजर आना चाहिए था, कोई हेल्पलाइन होती जहां जो है वो आप कॉल करके कोई देख सकते कि कहां से जो है वो आपको मदद मिल सकती है, या अपना जो है वो कहां से आप अगर क्राइसिस में है तो आपको मदद के लिए आप कॉल कर सकते हैं। कल हम पूरा दिन क्या वफाकी हुकूमत, क्या सूबाई हुकूमतें सबसे पूछते रहे कि क्या आपके सूबों में, आपकी यहाँ पे कोई इस तरह की हेल्पलाइन मौजूद है, तो किसी के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्योंकि हेल्पलाइन कोई थी नहीं। आज बिल आखिर
جو آرمی کی طرف سے فلڈ ریلیف ایک ہیلپ لائن جو ہے وہ بنی ہے 1135، وہ باقاعدہ ہم اس کا جو ہے وہ اپنے اس پہ اسکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں. 1135 آرمی کی ہیلپ لائن ہے، اس پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں آپ کو اگر پرابلم ہے. اٹس این ایکٹیو ہیلپ لائن. یہ اب بن گئی ہے بالآخر، لیکن کیا وجہ ہے کہ نہ ہماری صوبائی حکومتیں نہ ہماری وفاقی حکومت پی ٹی اے کو کوئی جو ہے احکامات اس پہ جاری نہیں ہوئے، کوئی موبائل آپریٹرز کو اس پہ احکامات جاری نہیں ہوئے کہ اس کو پروپوگیٹ کیا جائے، یا کچھ اور نہیں کرتے تو اپنے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں سے اس کو جو ہے وہ پروپوگیٹ کر دیتے. کچھ پتہ ہی نہیں ہے، مطلب ایوری ون از ورکنگ ان سائلوز. یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں، میں بڑی دیر سے ہر فورم کے اوپر یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہم سب کو، جو سیاستدان اور بلکہ جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں نا، ان کو جس دہانے کے اوپر ہم اپنی سیاست کو لے ہیں اس سے ایک ایک قدم پیچھے لینے کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک آپ نے جو اپنے ابتدائیے میں بات کی کہ مور سو آج اس کی ضرورت ہے، کیونکہ جس قسم کی تباہی ان بارشوں کی وجہ سے آپ پورے ملک کے اندر دیکھتی ہیں، میرے خیال سے اس کے اندر ہم سب کو اپنی ریسورسز کو پول کر کے ان معاملات کو اچھے انداز میں ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، اور سیاست کو پوز کر دینا چاہیے، کیونکہ انسانی جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ اس معاملے کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے، دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز نیشنل لیول کے اوپر بھی آپریٹ کر رہی ہیں اور پروونشل لیول کے اوپر بھی آپریٹ کر رہی ہیں، اور ان چیزوں کے لیے پروٹوکولز آلریڈی ان پلیس ہیں. کیونکہ نیچرل کلیمٹیز مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پہلے بھی اس ملک کے اندر سے گزر چکی ہیں، چاہے وہ فلڈز ہوں چاہے وہ ارتھ کویک ہوں. اگر کوئی ہیلپ لائن کی پروموشن اور اس قسم سے پبلسٹی نہیں ہو سکی تو میں اس کے اوپر معذرت کر سکتا ہوں، پر انشاءاللہ یہ بھی ایشو جلد از جلد آئرن آؤٹ ہو جائے گا. آج ہم سب کو جس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے، کیونکہ یہ ابھی جو تباہی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس وقت، ریسکیو اینڈ ریلیف نیڈس ٹو بی اے پرائیورٹی. اس کے بعد جب ہم ان معاملات کو ہینڈل کر لیں گے، لوگوں کو ریسکیو کر دیں گے، ان کو امیڈیٹلی جو ریلیف مہیا کرنا ہے وہ ان کو پرووائڈ کر دیں گے، تاکہ وہ اپنے روزمرہ کی جو نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس ہیں کم از کم وہ میٹ کر لیں. ان کے چھت کے اوپر چاہے عارضی ہم شیلٹر پرووائڈ کر سکیں، ان کے سروں کے اوپر ہمیں سب سے پہلے وہ ارینج کرنا ہے، اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کی طرف آنا ہے. اور میرے خیال سے وہ کہیں بڑا مسئلہ ہوگا اس ملک کے لیے جو اس کی محدود وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ آپ کو نہ صرف اربوں روپے چاہیے ہوں گے بلکہ اربوں ڈالر چاہیے ہوں گے. اور اس کے بعد آپ نے ان کی جو روٹ کازز ہیں، جو کلائمیٹک چینجز آ رہی ہیں، آپ نے ڈیمز کس طرح بنانے، اس کے لیے دوبارہ آپ کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا، سر جوڑنے پڑیں گے اور ان معاملات کا حل نکالنا پڑے گا. تو گزارش میں اپنے بھائی سے جو آپ کے پاس یہاں پہ پینل میں موجود ہیں، میں ذاتی طور پہ ان کی بہت عزت کرتا ہوں، وہ ایک ٹرو پولیٹیکل ورکر ہیں. میں ان جیسے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے قائدین کو سمجھائیں کہ آج جلسہ کھیلنے کا وقت نہیں ہے، آئیں مل کے بیٹھیں. اور یہی وہ اپیل ہے جو وزیر اعظم صاحب بھی ایک دو دن کے اندر عوام کے سامنے کریں گے، اور سب کو دعوت دیں گے کہ آئیں مل کے بیٹھیں، لوگوں کی تکلیف کا مداوع کریں اور آئے اس ملک کو دوبارہ ری بلڈ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے باہر سے بھی مدد جو لینی پڑے گی اس کے لیے بھی کوشش کریں گے. اچھا علی صاحب، مسئلہ یہ ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، مطلب پیپرز پہ تو کام کر رہے ہیں. کل میرے سامنے یہاں پر صداقت علی عباسی صاحب جو ہیں کال کرتے رہے، اسپیکر پہ کر کے کال کرتے رہے این ڈی ایم اے کو، اور مجھے جی کہاں سے بات کر رہے ہیں، نہیں جی ہمارا نہیں، پی ڈی ایم اے کا معاملہ ہے، تو آپ اس کی طرف کر دیں، اس کی طرف کوئی اور کر دے. ایک ہیلپ لائن 16 کی جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی ہمارے یہاں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے، وہ ہیلپ لائن تھی مانسون اسپیسیفک، اس کو ریڈیو پاکستان بھی پروپوگیٹ کرتا رہا، جولائی سے بنی ہوئی تھی. اس ہیلپ لائن پہ کوئی فون نہیں اٹھاتا، ان کو فون کریں تو کہتے ہیں اچھا جی آپ کوئی جل گئے ہیں، کوئی مسئلہ ہوا ہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ کچھ سینٹرلائز سسٹم نہیں ہے، پی ڈی ایم اے این ڈی ایم اے کچھ نہیں پتا کون کدھر کام کر رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جی، اس کو فوری طور پہ اس کو امپروو کرنا چاہیے. بٹ گزارش میں اتنی کروں گا ڈاکٹر صاحبہ، صرف سکیل آف دا ڈیوسٹیشن کو بھی دیکھیں. آج 60% آف دا لینڈ ماس جو ہے آپ کے ملک کا وہ سبمرج ہے. 1000 سے زیادہ یہاں پہ کیجولٹیز ہو چکی ہوئی ہیں. 3-3.5 کروڑ لوگ جو ہیں ان کو ڈسپلیس کرنا پڑا ہے. تو جو ڈیوسٹیشن کا سکیل ہے وہ بھی دیکھیں، پر یقیناً جو بہتری کی گنجائش ہے وہ کل ہو جانی چاہیے تھی، اور اگر نہیں ہوئی تو میں آپ کی یہ سفارش لے کے آگے ریلیونٹ کوارٹرز تک پہنچاؤں گا اور اس کو امپروو کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اس وقت فلیش کر رہا ہے ہماری اسکرین پہ 1135، یہ آرمی نے جو ہے یہ ہیلپ لائن جو ہے یہ بنائی ہے، آرمی ہیلپ لائن ہے یہ، اس میں فلڈ ریلیف ہیلپ لائن ہے.
कोई अगर आपको इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। अली मोहम्मद खान साहब की तरफ जाऊंगी। अली भाई, आपसे भी यही सवाल कि क्या वजह है कि अब हमारी जितनी, क्योंकि सूबाई हुकूमतें हैं, 2 सूबों में आपकी हुकूमतें जो हैं वो मौजूद हैं, वहां पर भी यही इशू आ रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रही थी, अपनी मदद आपके तहत जो है वो काम चल रहा है। कल मैं दोबारा नहीं बात करना चाहती, मैं ऑलरेडी इस पे बात कर चुकी हूं। दिल दहला देने वाले मनाजिर हमने देखे, वो 5 दोस्तों के जो बेचारे थे वो स्ट्रैंडेड फॉर 3 आवर्स, लेकिन कोई हेलीकॉप्टर जिसमें हमारे वजीर आला और हमारे लीडरान और वजीर आजम और सारे लोग घूम रहे थे, उन तक कोई हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सका, कोई ऐसी हेल्पलाइन नहीं थी। और आज मैं आपसे भी ये पूछ रही हूं, अगर ये बनी गई है तो क्या वजह है कि इसको प्रोपोगेट आप लोग अपने उस पे नहीं कर रहे? क्या ये क्रेडिट की दौड़ है? क्या मसला है कि हमने नहीं बनाई तो इसलिए हम आगे उसको प्रोपोगेट भी नहीं करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो जो है दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस इम्तिहान से निकाले और हमें तौफीक दे कि हम इस मसले को मिल के जो है वो हल कर सकें, अपने इख्तिलाफात रखते हुए। ये एक्सपेक्ट करना कि सैलाब आ गया है तो मिरेकल हो जाएगा, हम सब अचानक जो है सारे गुडी गुडी बन के बैठ जाएंगे, वो मेरे ख्याल में वो थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करना है। ये इतनी एक्सपेक्टेशन अगर हम रख लें और उसको पूरा कर लें कि हमारी आपस की लड़ाई का नुकसान पाकिस्तानियों की जान की कीमत में ना आए, वो मेरे ख्याल में ठीक है। और उस सिलसिले में मैं समझता हूं कि सब अपनी कोशिशें कर रहे हैं। बहुत बड़े लेवल की डेवस्टेशन है, जिसके लिए अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था कि चीफ मेट जो है उन्होंने तो इन्फॉर्मेशन दे दी थी वजीर आजम हाउस को भी और तमाम सूबाई हुकूमतों को भी। एक मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात, कल जो हुआ, जो 5 भाई स्ट्रैंडेड थे, चाहे जो भी रीजन हो उसकी कोई डिफेंस नहीं है। एक एटमी न्यूक्लियर मुल्क है और दुनिया का एक बहुत बड़ी ताकत है, हम अल्लाह के करम से कमजोर मुल्क नहीं है। तो जब सब चीजों के लिए सब कुछ हो सकता है तो हमारे पास ये सारा होना चाहिए था। नहीं है तो हमें अब आइंदा के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। हाँ, अपने इसका कोई डिफेंस नहीं है। मैं समझता हूं कि सबको इसमें अपनी एफर्ट करनी चाहिए थी। हमारी तरफ से भी कोताही होगी अगर वहां मौजूद कोई मिलिट्री के लोग मौजूद थे और उनके पास हेलीज मौजूद थे, वो नहीं पहुंचे, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सूबाई हुकूमत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि वो जो 5 थे उनको नहीं पता कि हमें किसने उठाना है। उनको ये पता है कि मैं पाकिस्तानी हूं, मेरी पाकिस्तान की सूबाई मरकजी हुकूमत, हमारी मिलिट्री, हमारी और जो इदारे हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनको बचाना। तो मैं समझता हूं कल उन 5 बंदों को हमने एज अ रियासत फेल किया है। ठीक है जी, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, इसमें कोई शर्मिंदगी भी हमें फील करनी चाहिए। दूसरी चीज ये है, देखें, एक मैं क्लियरली आपको कहना चाहता हूं, या तो हम आज ये फैसला कर लें सियासत एक इबादत है, अच्छी चीज है, बुरी चीज है। अगर सियासत अच्छी चीज है, इबादत है, तो फिर हम इसको इस तरह कर लें, कंपार्टमेंटलाइज कर लें कि नेगेटिव सियासत नहीं होनी चाहिए। बाकी तो सियासत जिस तरह बदन को रूह को जो है एक बदन को ग़िज़ा की जरूरत है, इसी तरह मुल्क को सियासत की गवर्नेंस की जरूरत है। आज अस्पताल चल रहे हैं, अस्पताल चलना जरूरी है। आज स्कूल चल रहे हैं, स्कूल चलना जरूरी है। आज पुलिस काम कर रही है, पुलिस चलना जरूरी है। आज हमारी पाक फौज जिस पे हमें फख्र है, जिस तरह उन्होंने अभी इसमें इमरजेंसी में सबसे इफेक्टिव वही हैं, तो उन पे भी हमें फख्र है। तो इसी तरह सियासत इस मुल्क की जरूरत है। हाँ, मुखासमत को इस हद तक ना बढ़ाएं कि आपस में कोऑर्डिनेशन ना कर सकें। मैं समझता हूं कि कल हमारे एक्स पीएम जनाब इमरान खान साहब गए हैं डी खान, वज़ीर आला महमूद खान साहब के साथ और अली अमीन गंडापुर साहब के साथ। दूसरी तरफ जो है शहबाज शरीफ साहब भी गए हैं। मैं दोनों को अप्रिशिएट करता हूं, दोनों ने अपनी कोशिश की है। हम अपने लेवल पे करेंगे। 2 सूबे में हमारी हुकूमत है, पंजाब में हमारी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है। और ये मैं बसद एहतराम अली परवेज मलिक साहब से कि इनके जो लीडर हैं शहबाज साहब 2 बार शायद वज़ीर आला बने हैं, 3 बार इनकी हुकूमत और चौथी बार अब बन गई है। ये क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है। और पर जो हमारे परवेज लाई साहब हैं कि पंजाब जो पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, रेस्क्यू उन्होंने वहां ऑपरेट किया, डॉल्फिन फोर्स वो वहां जो आपकी डेली का काम करती है, और रेस्क्यू जो खैबर पख्तूनख्वा में, यानी कि मैं आपको अगर अभी ये बताऊं, मैं इस हाथियान अपने गांव में बैठा हूं क्योंकि हमारा इलेक्शन अनाउंस हुआ है। यहाँ मेरे गांव तक हम रेस्क्यू मेरे यहाँ घर के पास से ले हैं जहां लोगों की जानें बचाई जा रही हैं। अगर आपसे पूछूं, मुझे बताइए कि अगर मुझे कहीं कॉल करना है, मैं केपी में कहीं फंसी हुई, मैं कहां कॉल करूं? आप बता दीजिए कहां कॉल करूं, किधर से कहां से हेल्प आएगी? वज़ीर आला हाउस, मैं अर्ज करता हूं, वज़ीर आला हाउस ने 24 घंटे राउंड द क्लॉक खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हैं।
वहाँ उनका प्रॉपर ऑपरेशन रूम है, वज़ीर आला साहब हेल्पलाइन फॉर दैट ऑपरेशन रूम सर, और सुने ना, हेल्पलाइन फॉर दैट ऑपरेशन रूम मैं अर्ज करता हूँ, वज़ीर आला साहब ने जो अपनी हेल्पलाइन बताई है वो तमाम सोशल मीडिया में वो शेयर की गई है, कोई भी वहां पे कॉल कर सकता है। और मुतल्लिका जो हमारा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, खास क्या हेल्पलाइन है आपको तो पता होगा ना, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। मैं आई स्टैंड, देखिए मुझे ज़बानी नहीं याद, देखिए मुझे ज़बानी नहीं याद, सोशल मीडिया में वो सारे नंबर शेयर हो चुके हैं, मुझे ज़बानी वो नंबर याद नहीं है, वो शेयर हो चुके हैं। कोई भी मुतल्लिका अपने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रब्ता कर सकता है। इस वक्त हमारा चरसदा और जो नौशेरा है वो खतरे की सिचुएशन से गुजर रहा है, से जैसे राब्ते होते हैं आपको और मुझे दोनों को पता है, राब्ते नहीं होते, ब्रेक पे जब जाएंगे। और भी चीज आपसे गुजारिश है कि कम से कम अगर कोई हेल्पलाइन एग्जिस्ट करती है तो बता दीजिए। तनकीद करना बड़ा आसान है, नहीं तनकीद करना नहीं, तनकीद करना नहीं, मसला ये है करने का ये बड़ा आसान काम है। यहाँ पे तनकीद नहीं हो रही, तनकीद नहीं हो रही, ग्राउंड पे जाके लोग काम करें। अली भाई देखिए, पख्तूनख्वा में भी लगे हुए हैं, पंजाब में भी ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। गुजारिश है, जब आप ये कहते हैं ना एसीडीसी हेल्पलाइन जो है वो मौजूद है और हेल्पलाइन पता नहीं होती है, उसको मुतलका एसी को फोन कर ले, कहीं नहीं होता है, आपको पता है, मुझे ही पता है। अगर हेल्पलाइन कोई है जब ब्रेक में जाते हैं उसके बाद प्लीज आप बता दीजिए। फिलहाल 1135 आर्मी की हेल्पलाइन है, आप इधर कॉल करें और आप इस पे जो है वो इससे लोगों को गाइड, ये हेल्पलाइन है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। उनको कह रहे हैं कि आप अपनी जगह खाली करें क्योंकि सैलाब का खतरा है। तो ये ना कहें, देखिए जो आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प कर रही है, एफर्ट कर रही है, उनको प्लीज डिमीन ना करें, वो अपनी कोशिश करें। नहीं कर रहा, कोई डिमोरलाइज नहीं कर रहा, हम जहाँ बात कर रहे हैं अनड्यू क्रेडिट नहीं देंगे, डिमोरलाइज नहीं कर रहे। अगर कोई कमजोरी है वो बताएं, लेकिन जहाँ क्रेडिट है वहाँ दें। डिमोरलाइज कौन कर रहा है? मैं डिमोरलाइज नहीं कर रही, मैं सिर्फ कह रही हूँ मुझे तो हेल्पलाइन का नंबर नहीं आता, आपके पास है तो दे दीजिए। लेकिन वो भी बात कर रही हूँ कि ये कहना कि एसीडीसी मुतलका से कर ले राब्ता, आपको पता है बाबू किस तरह ऑपरेट करते हैं। लेट्स नॉट गो देयर। मैं जरा अवैस तौहीद साहब की तरफ चलती हूँ। अवैस तौहीद साहब, मैं जरा सुनवाना चाहती हूँ आपको शहबाज शरीफ साहब क्या बात कर रहे हैं और फिर मैं आगे आपका भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इस सैलाब ने तबाही मचाई है, बलूचिस्तान में, सिंध में, केपी में, पंजाब में, गिलगित बल्तिन में, वहाँ पर हम इंशाअल्लाह ये 25,000 रुपया फी खानदान पहुँचाएंगे हर खानदान को इंशाअल्लाह। और मिलकर सियासत से बालातर होकर हम कौम की खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला हम पर अपने करम और रहम शामिल हाल होंगे और हमारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। अच्छा अवैस तौहीद साहब, इस वक्त हमें जो नजर आ रहा है और ये हमारे टॉक शोज में भी आपको नजर आ रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है चारों सूबों की आपस में। मतलब अगर आपकी किसी पार्टी से बनती है तो वो एक और चीज है, इस वक्त आपकी कोऑर्डिनेशन कहीं जो है वो नजर नहीं आ रही, कोई सिनर्जाइज्ड एफर्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा। ये बातें कह देना बड़ा आसान है, लेकिन जब तक सिनर्जाइज्ड एफर्ट और जब तक हम साइलोज में काम करते रहेंगे चीजें ठीक नहीं होंगी। क्या ये वक्त नहीं था कि एनसीओसी जैसी कोई जो है वो इदारा जो है वो बनता, सब सूबों की वहां नुमाइंदगी होती, सब वहां पे काम करते, ना कि ये कि 1.5 इंच की मस्जिद तुमने बनाई हुई है, 1.5 इंच की मस्जिद मैंने बनाई हुई है, इस तरह ना होता, एक सिनर्जाइज्ड एफर्ट होता। शुक्रिया मारिया। देखिए मारिया, ये 1 महीने 1.5 महीने से बात है जब बलूचिस्तान डूबना शुरू हुआ था, अब तो वो डूब चुका है। उस वक्त जब ये पावर स्ट्रगल की हो रही थी, खान साहब के खिलाफ मुकदमे हो रहे थे, धड़ाधड़ गुजरा और मुशीरान जो हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के, वो तकरीरें कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, उधर तहरीक इंसाफ के जलसे हो रहे थे। उस वक्त हम टीवी के प्लेटफॉर्म पे मैंने खुद कहा था कि खान साहब की हुकूमत में सियासी और मिलिट्री लीडरशिप का एक पेज पे होने का जो सबसे बड़ा मुजाहरा था वो था एनसीओसी कोविड की आफत में, और इट हैज वर्कड ट्रेमेंडसली वेल। और जैसे जादू होता है ना, वैसे काम किया है, जो बात अप्रिशिएट करी जाए। इसी तरह की कमेटी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल चेंज जो इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे मुल्क पे, हमारे पाकिस्तान में ग्लेशियर पहले से पिघलना शुरू हो गए थे, ये जून की बात है। अब हम बात करें अगस्त में, और ये शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में फरमा रहे हैं कि जी जून से बारिशों ने जो आन घेरा है, अरे भाई ग्लेशियर पिघलना शुरू हुए, समात की पहाड़ियों पे चरवाहे जो हैं वो जीएलओफी यानी कि ग्लेशियर के फटने से निकले गए, उनकी लाशें कई दिन के बाद मिली, फिर दरियाए सवात में बोझ पड़ा, फिर बारिशें, अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हुई हैं। इससे पहले 2-3 साल हमारे यहाँ खुशहाली रही है। तो इसका मतलब है कि आप तैयार नहीं थे, हमारी सियासी क़यादत भी नहीं और हमारे इदारे भी नहीं और एनडीए में भी शायद नहीं। इतना बड़ा इम्पैक्ट जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो जब आफत गिर गई
जब दरियाए सवात के अंदर वो तजावुजात जिसका तहरीक इंसाफ ने दावा किया था, और इससे पहले माजी में भी हुकूमत दावे किए थे कि वहां पे होटल नहीं बनेंगे, रिवर बेड पे पानी जब आता है तो फिर वो बहा के ले जाता है, और वही हमने देखा और उससे बड़ी तबाहियां भी हुई और नुकसान अभी तो करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होगा सिर्फ टूरिज्म का। वहां पे 80% वहां पे जो चाय के खोके, शरबत के खोके, जो टूरिस्ट के जितने भी कर रहे थे वो मेरे ख्याल में तबाह हो गए। एक बड़ा नुकसान पुल बहा के ले गई है। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर डैम जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तौर पे नहीं बने थे, छोटे डैम बनाए थे और ये नहीं पता कि अगर भारी बारिशें होंगी और तूफानी बारिशें होंगी तो ये क्या सह सकेंगे वो बोझ नहीं। तो अब जो गरीब इम्पोवरिश बलूचिस्तान है वो मैं समझता हूँ कि 10-15 साल पीछे धकेल दिया गया है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है, सिंध के अंदर आप यकीन कीजिए कि सिंध के अंदर जो तबाही है, अभी तो ये पता है अली मोहम्मद साहब को भी और अली परवेज साहब को भी और आपको भी मुझे भी कि जितना पानी अब आ रहा है रिवर सवात से, काबुल से, ये इंडस साउथ पंजाब को और मजीद तबाहियां फैलाता हुआ, अल्लाह ना करे कि मजीद तबाहियां फैले। लेकिन जो भी लोकल विजडम है, मैं खुद टेल एंड से हूँ, लड़काना से मेरा ताल्लुक है, मैं बिल्कुल दरिया के साथ पला बड़ा हूँ। इस दरिया पे बोझ पड़ेगा 2010-11 का। अभी तक आसमान की बारिश से तूफान ने तबाहियां मचाई हैं। अब खुदा न खास्ता अगर दरिया सिंध का होगा तो फिर आप देखिएगा कि सिंध के अंदर चूंकि मैदान है, पहाड़ों पे से तो पानी रास्ता है, अब वहां पर है वो पहले ही है, और अगर खुदा न खास्ता तबाहियां तो मजीद होगा। तो मुझे इसका मतलब ये है बारिया कि बहैसियत कौम, बहैसियत रियासत हम तैयार नहीं है इतने बड़ी प्लानिंग के, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के। ये जरूर है कि क्राइसिस में दिन रात लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना के, चाहे हम लोग हों, चाहे एंकर्स हों, जितने भी एडिटर्स हों, हमने ग्रुप बनाया हुआ है। उसको पब्लिक सर्विस के लिए प्लीज फ्लैश कर दें। ये नंबर है वज़ीर आला का, हमारे खैबर पख्तूनख्वा का, और ये जनाब टूरिस्ट के लिए 1422 है। नंबर बोल दें, इस तरह नजर नहीं आ रहा, अगर आप बोल सकते हैं प्लीज बोल दीजिए, मैं चला देती हूँ। जो नंबर है आप बता दीजिए। इसको प्लीज चलाइएगा, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी मौजूद है, लेकिन ताकि वो लोग जो हमें देख रहे हैं वो उस पे कंसल्ट कर सकें। खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सल एक्सेस नंबर है 091, जो पेशावर का कोड नंबर है, 111-712-713। दोबारा सुन लें जितने पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा में मुझे सुन रहे हैं कि यूनिवर्सल एक्सेस नंबर है वज़ीर आला हाउस के स्पेशल कंट्रोल रूम का, इमरजेंसी कंट्रोल रूम 091-111-712-713। और ये उन्होंने कोई फैक्स नंबर भी सीएम हाउस ने शेयर किया है। अगर किसी ने फैक्स करना है तो 091-9210-707। और एक व्हाट्सएप नंबर भी है कि अगर किसी ने अपनी कोई वीडियो वगैरह शेयर करनी है या कोई हेल्प चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर जो वज़ीर आला हाउस ने शेयर किया है वो 0304 और 1033435। अगर ये आपका कैमरा इसको क्लोज इन कर सके। ये क्लोज इन नहीं होगा इस पे क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है आपका पैगाम, लेकिन पाकिस्तानी तक पहुंच गया। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।